हेलो बच्चों, नीलम होम साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के चैप्टर जो है घर में सुरक्षा, हाउस सेफ्टी के बारे में जानेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे तो घर सुरक्षा एक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना सुरक्षा के हमारा जीवन बहुत ही अंधकार में रह सकता है, बहुत ही तकलीफ में हो सकता है। हमारे जीवन में सुरक्षा का बहुत ही महत्व है और उसे हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार से उसकी सेफ्टी रख सकते हैं, वह इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं जो हमारे जीवन में घटती हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से 2-3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला है सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं, दूसरा है प्राथमिक चिकित्सा और तीसरा सामान्य घरेलू देसी औषधियाँ या उपाय। हमारे आसपास या घर में प्रतिदिन जीवन में कोई न कोई घटना होती रहती। इस प्रकार की घटनाएं सामान्य रूप से घरेलू दुर्घटना कहलाती है। इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण असावधानी, लापरवाही या अज्ञानता होती है। दुर्घटना के कारणों को जानकर उनके बचाव के उपाय करने चाहिए ताकि दुर्घटना की गंभीरता और अधिक न बढ़े। यदि कोई व्यक्ति जल जाए तो उसे तुरंत आग से दूर करें। जले हुए भाग के वस्त्रों को उतार कर कंबल लपेट देना चाहिए। अगर व्यक्ति पानी में डूब जाए तो उसको पानी से निकालकर उल्टा करके पानी निकाल देना चाहिए या कृत्रिम श्वास का प्रबंध करना चाहिए। यदि व्यक्ति को लू लग जाए तो उस पर ठंडे पानी की पट्टी रखें व आम का पन्ना पीने को दें। आम का पन्ना बच्चों आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि कच्चे आम को पानी में या आग पे पकाकर और उसका वो जूस बनाकर दिया जाता है। वो अक्सर हाँ गर्मी के दिनों में छोटे बच्चों को लू लग जाती है ज़्यादातर, तो उसमें यह घरेलू उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है। फिर है, यदि किसी कारण से व्यक्ति को रक्तस्राव हो जाए तो रक्त को रोकने का तुरंत प्रयास करना चाहिए, क्योंकि रक्तस्राव अगर अधिक होगा तो शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और हमारा शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। फिर आते हैं बच्चों, देखते हैं यदि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो उसे कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। कृत्रिम श्वास का मतलब उन्हें या तो मशीन के द्वारा या कोई दूसरा व्यक्ति अपने मुंह से सांस दे उसे। यदि व्यक्ति कोई विष पी लेता है तो उसके विष को निकालने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर है, यदि व्यक्ति को कोई चोट लग जाए व घाव हो जाए तो रक्त को ठंडी पट्टी से रोकने का प्रयास करें। ऐसी एंटीसेप्टिक से घाव को साफ करके पट्टी कर दें। मैंने कि किसी को भी अगर चोट लग जाती है तो वहाँ पे और रक्त बहने लगता है तो वहाँ पे साफ कपड़े या ठंडे कपड़े का पट्टी देकर रक्त को रोकने का प्रयास करना चाहिए और घाव को साफ कपड़े की पट्टी से बांध देना चाहिए ताकि उसका रक्त है रुक जाए। यदि व्यक्ति मूर्छित हो गया हो तो रोगी को हवादार स्थान पर लिटाकर पानी के छींटे डालने चाहिए ताकि उसे अच्छा महसूस हो और वह होश में आ जाए। इसके अतिरिक्त कुछ दुर्घटनाएं जैसे कीट द्वारा डंक मारना, सर्प का काटना, पागल कुत्ते का काटना, कान, नाक, आँख में किसी
वस्तु का कीट का चला जाना आदि इस तरह की जो परेशानी होती है उससे भी हम अपने घर उसे भी मतलब कि घरेलू उपाय करके उसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। हर दुर्घटना के प्राथमिक उपचार भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब कि किसी हर तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें उसका प्राथमिक उपचार अलग अलग होता है। जैसे कि कोई पानी में गिर गया तो उसको पानी से निकाल कर उसके पेट से पानी निकालना चाहिए। अगर वो जल गया तो उस पर पानी डालना चाहिए, उसे कंबल से ढकना चाहिए, आग बुझाना चाहिए। हर चीज़ का अलग अलग उपाय होता है। किसी का कट गया तो वहाँ पर उसके रक्त को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर उसे लू लग गई है तो उसके पेट को ठंडक, उसके शरीर को ठंडक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग प्राथमिक चिकित्सा। किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा हमें देनी चाहिए। मानव शरीर एक मशीन के समान है, अतः इसकी सुरक्षा आवश्यक है। आकस्मिक रूप से घटित किसी घटना के कारण रोगी या घायल व्यक्ति को डॉक्टर या चिकित्सक के आने से पूर्व दी जाने वाली सहायता एवं उपचार प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। प्राथमिक चिकित्सा अस्थायी होती है तथा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा अस्थायी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे डॉक्टर के पास ले जाने से पूर्व जो चिकित्सा दी जाती है प्राथमिक चिकित्सा, वो अस्थायी नहीं होती है। क्योंकि जब हम लोग डॉक्टर के पास मरीज को ले जाते हैं, व्यक्ति को ले जाते हैं, तो जब डॉक्टरी इलाज उसे होने लगता है तो उसके प्राथमिक चिकित्सा को बंद कर दिया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाए, मतलब कि उसे किसी को कब प्राथमिक चिकित्सा दी जाए, तो अधिक रक्तस्राव होने पर देनी चाहिए, जल जाने पर, पानी में डूब जाने, दम घुटने या विषैले जंतु के काटने या हड्डी टूटने, मोच आने, बिजली का झटका लग जाने, आँख, नाक व कान में कोई चीज़ चला जाए तो वैसी स्थिति में उसे प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए। फिर है प्राथमिक चिकित्सा में निम्न गुण होने चाहिए। जो प्राथमिक चिकित्सक हैं उन्हें किन किन गुणों से युक्त होना चाहिए, जैसे कि मानव शरीर की संरचना का ज्ञान होना चाहिए उन्हें। फिर उचित निर्णय लेने में योग्य हो, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा वो मतलब कि डरने वाले हैं तो किसी का उपचार वह नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी व्यक्ति का अधिक रक्त बह रहा होता है या कट जाता है तो वो व्यक्ति बहुत ही व्याकुल, मतलब कि बहुत बेचैन कर देने वाली स्थिति में होता है। तो ऐसे स्थिति में जो मजबूत हृदय के लोग हैं वही उसका उपचार कर सकते हैं। उचित निर्णय लेने की योग्यता, क्योंकि जो प्राथमिक उपचार करते हैं वो सही समय पर सही निर्णय ले, तभी व्यक्ति की जान बच सकती है। अगर गलत निर्णय लिया जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए प्राथमिक चिकित्सक जो होते हैं उन्हें उचित निर्णय लेने वाला होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। क्योंकि अगर वो चतुर नहीं रहेंगे तो सही समय पर सही कार्य को नहीं अंजाम दे सकेंगे। फिर है सहनशील एवं धैर्यवान होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अगर आत्मविश्वास नहीं है तो वो सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं। फिर है विवेकशीलता तथा दूरदर्शिता होनी चाहिए उनके अंदर। फिर हम लोग आते हैं प्राथमिक चिकित्सा के नियम व सिद्धांत क्या क्या हैं। वास्तविकता की जानकारी, जो प्राथमिक चिकित्सक हैं उन्हें वास्तविकता की जानकारी जरूर होनी चाहिए। चिकित्सक से संपर्क, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को चिकित्सक के बारे में नहीं जानकारी है तो वह चिकित्सक के पास नहीं ले जा पाएगा, तो उसको प्राथमिक चिकित्सक से संपर्क होना भी आवश्यक है। फिर है रक्तस्राव रोकना, उस व्यक्ति को जो प्राथमिक चिकित्सक है उसे रक्तस्राव रोकने की भी जानकारी होनी चाहिए। कृत्रिम श्वास देना, उस व्यक्ति को कृत्रिम श्वास कैसे दिया जाता है इसकी भी जानकारी रहेगी, तभी वह उसे व्यक्ति को कृत्रिम सांस दे पाएगा। शरीर को गर्म रखना, उस
प्राथमिक चिकित्सक जो होगा उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि शरीर किस प्रकार से गर्म रखा जाता है, तभी वह चिकित्सा कर पाएगा। औषधि लाना, एम्बुलेंस का प्रबंध कराना, ये सब गुण जो है वो सब सिद्धांत जो है प्राथमिक चिकित्सक में होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य क्या क्या हैं? पहला है चिकित्सक से संपर्क, वह उसका पहला कर्तव्य है, क्योंकि वह अगर प्राथमिक चिकित्सक अगर चिकित्सक से संपर्क नहीं स्थापित कर पाएगा तो वह मरीज को सही समय पर चिकित्सक के पास नहीं पहुंचा पाएगा। रक्तस्राव रोकना, हड्डी टूटने का उपचार करना, मूर्छा दूर करना, शुद्ध वायु का प्रबंध, व्यक्ति को तेज धूप से बचाना, दुर्घटना का विवरण रखना, एम्बुलेंस का प्रबंध करना, ये सब क्या है? प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य हैं। अब आते हैं हम लोग सामान्य घरेलू देशज औषधियाँ क्या क्या होती हैं उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, आप लोग तो जानते ही हैं कि आपके घरों में आप लोगों को कभी कोई किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आपकी माताएं घरेलू उपचार करती हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर सर्दी लग जाती है तो माताएं उन्हें गरम गरम दूध देती हैं, हल्दी वाला दूध देती हैं, शरीर में तेल का मालिश करती हैं। इसी प्रकार से हम जानेंगे सामान्य घरेलू देसी उपाय औषधि। सबसे पहले देखते हैं कि प्राचीन काल में पेड़ों की छाल, जड़ी बूटियों, कुछ सूखे फलों को औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता था। आधुनिक युग में विज्ञान के आविष्कारों ने इन औषधियों का उपयोग कम कर दिया, परंतु आज भी घरों में सामान्य रोगों के उपचार के लिए घरेलू देशज दवाइयों का प्रचलन है। दूसरा है, यह घरेलू देशज औषधियाँ हमारे धन व समय की बचत तो करती हैं, साथ ही सामान्य रोगों के लिए डॉक्टर के चक्कर कम करती हैं। अगर अगर घर में ही छोटे छोटे रोगों का इलाज घरेलू उपायों से हो जाए तो हमें चिकित्सक के पास जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर है घरेलू देशज औषधि जैसे हींग, अजवाइन, सौंठ, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, सौंफ, राई, दालचीनी, जायफल, अदरक, नमक, लहसुन, पुदीना आदि जो हैं वो हमें घर पे ही प्राप्त हो जाते हैं और उससे हमारा इलाज भी बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन इसकी जानकारी, इसका प्रयोग करने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। फिर है बच्चों, विष वह पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में विषैला प्रभाव छोड़ता है। विष मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है जलन उत्पन्न करने वाले विषैले पदार्थ। कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि जलन प्रदान करते हैं? पहला है कास्टिक सोडा, अमोनिया और खनिज लवण। अगला है आहारनाल को हानि पहुंचाने वाले विष, जैसे कि संखिया, पारा, पिसा हुआ कांच। ये सब जो हैं हमारे आहार नाल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तीसरा है नींद लाने वाले विष। ऐसे विष जो हमें नींद में सुला देते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे अफीम, गांजा, चरस, भांग, माफिया आदि। ये सब क्या है? इन सबों से हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। फिर है चौथा तंत्रिका, तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष। बहुत सारे विष ऐसे हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? शराब, धतूरा, क्लोरोफॉर्म आदि। ऐसे विष बच्चों हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब विषयों से हमें दूर ही रहना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं, यदि व्यक्ति विष पान कर ले तो पहले विष की जानकारी प्राप्त करें, फिर विष के प्रतिकारक पदार्थों के द्वारा उनका उपचार करें। क्योंकि हमें यदि पता नहीं होगा कि वह किस प्रकार का विष का पान कर चुका है व्यक्ति, तो उसका
उपचार भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा बच्चों कि वो जो व्यक्ति विष का पान किया है वो कौन सा विष है। फिर आते हैं, विष द्वारा होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी है इन चीज़ों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें व अंधेरे में किसी दवा का प्रयोग ना करें। समझे बच्चों, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए बच्चों से विष को दूर रखना चाहिए और अंधेरे में किसी प्रकार की दवा हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर किसी अंधेरे में हमें दवा पता नहीं चलेगा कि वह कौन सी है तो हम उस स्थिति में गलत दवा का भी सेवन कर सकते हैं जो हमारे लिए विष का कार्य करेगी। समझे बच्चों? ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।